हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड रमेश गुप्ता, कॉस्ट अकाउंटेंट। आज मैं एक रिवीजन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लाया हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, या आप सीए स्टूडेंट्स हो, सीएमए स्टूडेंट्स हो, सीएस हो, एमबीए करे, एमकॉम करे, बीकॉम करे, सबके लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जस्ट इन 15 पॉइंट्स। पूरे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को 15 पॉइंट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है विच इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं, तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके कॉस्ट शीट प्रिपेयर करके इसके कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं, ठीक इसी तरह से जो लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में एंगेज्ड हैं वो जानना चाहेंगे हर एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट लॉस। याद रखेंगे, आप कॉस्ट शीट एक एक पेन का नहीं बनाते थे, बट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एवरी कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेटली प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज एक एक कॉन्ट्रैक्ट बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और इसमें बहुत कॉस्ट और रेवेन्यू है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कंसेप्ट कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगा, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाएगा, जिसमें पूरा एक्सपेंसेस दिखाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा देखेंगे 15 पॉइंट्स में पूरा कॉन्ट्रैक्ट कवर करना है। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज इन इंडस्ट्री एंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, फ्लाईओवर। तो बेटा ये कभी कभी मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे, रोड कंस्ट्रक्शन पे, ब्रिज कंस्ट्रक्शन पे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो ध्यान रखना है बेटा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये जो मेथड है कॉस्ट कैलकुलेट करने का, प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स में है, जो बिल्डर है, कस्टमर्स के लिए कुछ नहीं है। तो देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टर एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता है और ईच कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस। किस तरह से बनाता है देखेंगे। इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते जहाँ पे पीरियड लिख लेते, पीरियड से 1 जनवरी 2022 से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ 31 दिसंबर 22, तो एक पीरियड यहीं पे डाल देते फ्रॉम 1 जनवरी 22 टू 31 दिसंबर 22। और बहुत ही सिंपल है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। जिस तरह से क्लास 11-12 में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, डेबिट में एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम, ठीक इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट देखेंगे। डेबिट साइड इज फॉर ऑल एक्सपेंसेस लाइक मटेरियल लिखेंगे, लेबर लिखेंगे, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन और भी कुछ अदर एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड में कॉन्ट्रैक्टी मतलब कस्टमर, और अमाउंट के घर में लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दैट इज सेल प्राइस। और बेटा इनको क्लोज कर देंगे तो प्रॉफिट आएगा, कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे, लॉस भी आएगा, कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आइए बेटा एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्टर इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन, मटेरियल 50,000, लेबर 30,000, ओवरहेड 20, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 130 एंड प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पीरियड लिखा रहेगा तो पीरियड डाल देंगे, और डेबिट क्रेडिट टू मटेरियल 50,000, टू लेबर 30,000, ओवरहेड है, टू ओवरहेड 20,000 एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बाई कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख देंगे। और बेटा आपका प्रॉफिट आ गया 30,000, ये कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट है और ये कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे।
बेटा सेकेंड पॉइंट ओवर है। अब अपने आते थर्ड पॉइंट पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्रॉफिट और लॉस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में यही सबसे फेमस कंसेप्ट है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। प्रॉफिट और लॉस ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट क्या है। ये ईयर 1 है बेटा। ईयर 1 पे अपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए ईयर 1 पे, और ये कंस्ट्रक्शन चलते 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 ईयर 2 में से 30 जून ईयर 2 को कंप्लीट हो गया। स्टार्ट हुआ बेटा 1/1 ईयर 1 को और कंप्लीट हुआ 30 जून ईयर 2 को। तो ये देखेंगे ईयर 1 पे 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर ईयर 1 तक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, यहाँ पे इनकम्प्लीट है कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट का करेक्ट प्रॉफिट लॉस तो आपको 30 जून ईयर 2 में मिलेगा, बिकॉज उस दिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। आप सारा एक्सपेंसेस आपको पता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इस कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेबल वर्क ईयर 1 पे कंप्लीट हुआ है, तो आपको ईयर 1 के एंड पे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट कैलकुलेट करके इस साल के कॉस्टिंग पीएल में भी ट्रांसफ़र करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, ईयर 1 पे कुछ भी प्रॉफिट नहीं और सारा प्रॉफिट ईयर 2 पे होगा। काम किए मेजॉरिटी ईयर 1 पे, प्रॉफिट चला जाएगा ईयर 2 पे। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एक छोटा सा कंसेप्ट है, अगेंस्ट नॉर्मल रूल की एंटीसिपेट नो प्रॉफिट मेक प्रोविजन फॉर लॉसेज। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला आज दिखाना नहीं है, बट यहाँ पे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉफिट हुआ नहीं है, फिर भी आपको दिखाना है। दिस इज एक्सेप्शंस, दुनिया के सारे नियम कानून के अगेंस्ट है ये सिस्टम। तो यहाँ पे कहेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। इस प्रॉफिट को कहते हैं नोशनल प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को कहते हैं नोशनल प्रॉफिट। अभी हम लोग पॉइंट नंबर 3 में नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखेंगे, और इस नोशनल प्रॉफिट को सीए स्टूडेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। आपके स्टडी मैट यही बोलता है, और बाकी सभी स्टूडेंट सीए में सीएस इस नोशनल प्रॉफिट के कुछ पोर्शन को कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे, और बाकी को बोलते हैं डब्ल्यूआईपी रिजर्व। बेटा ये पॉइंट को हमने कवर किया है लास्ट पॉइंट पे, सबसे जो सीए स्टूडेंट्स के लिए नहीं चाहिए। अभी जो कॉमन सबके लिए चाहिए वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कंसेप्ट क्लियर है। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट मीन साल के लास्ट में कोई काम अधूरा है, उस अधूरे कॉन्ट्रैक्ट का आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोशनल प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी आपको बताया जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट में स्प्रेड इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर that started in year 1 and completed in year 2. At the end of year 1, construction is in WIP stage. We have to calculate profit of incomplete contract, which is called notional profit. ध्यान रखेंगे notional profit। किस तरह से notional profit कैलकुलेट करेंगे। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। एज यूजल डेबिट साइड में टू ऑल एक्सपेंसेस डाल देंगे, मटेरियल हो, लेबर हो, ओवरहेड हो, डेप्रिसिएशन हो, सब डाल देंगे। एंड क्रेडिट साइड बाई कॉन्ट्रैक्टी तो लिख नहीं सकते बेटा, कॉन्ट्रैक्टी तभी लिखेंगे जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अभी इनकम्प्लीट है, काम चल रहा है, तो बाई वर्क इन प्रोग्रेस सीडी बोलते। वर्क इन प्रोग्रेस सीडी में दो टर्म है बेटा, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। ये दोनों को प्लस कर देंगे तो ये बाहर चला जाएगा एक फिगर, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा नोशनल प्रॉफिट। तो अब हमें सीखना है क्या होता है सर वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, एक्सपेंसेस है आपके 50,000, वर्क सर्टिफाइड 70,000, वर्क अनसर्टिफाइड 60,000। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, एक्सपेंसेस डाल देंगे बेटा 50,000 एंड बाई वर्क इन प्रोग्रेस सीडी डालेंगे, जिसपे वर्क सर्टिफाइड 70,000, वर्क अनसर्टिफाइड 6,000। तो ये आ गया 76,000, और डेबिट साइड में खर्चा 50,000, तो नोशनल प्रॉफिट 26,000। सीए स्टूडेंट्स इसी नोशनल प्रॉफिट को कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे।
सीए स्टूडेंट इसी नोशनल प्रॉफिट को कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे। बाकी सभी बच्चों के लिए नोशनल प्रॉफिट को ब्रॉड डाउन करके फिर किस तरह से कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफ़र किया जाता है आपको सिखाया जाएगा। अब यहाँ पे दो टर्म मिला, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है। सबसे पहला कंसेप्ट वर्क सर्टिफाइड। बेटा एक कंस्ट्रक्शन बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, से 1 साल 2 साल 1.5 साल चलेगा, बट पेमेंट जो बिल्डर होते, जो कॉन्ट्रैक्टर होते, वो रेगुलर पेमेंट रिसीव करते रहते कॉन्ट्रैक्टी से। बोलते कि भाई साहब इतना काम कंप्लीट हो गया उसके पैसा दो, इतना काम कंप्लीट हो गया उसके पैसा दो। तो जब कॉन्ट्रैक्टर बिल रेस करता है कॉन्ट्रैक्टी पे कि हमने इतने काम कंप्लीट कर लिए उसके पैसे दो, तो कॉन्ट्रैक्टी कस्टमर पहले ये बोलता है कि कोई सर्टिफिकेट दीजिए इंजीनियर से, आर्किटेक्चर से, सर्वेयर से, कि कोई सर्टिफाई कर दे कि काम कितना कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे एक आर्किटेक्चर या सर्वेयर या इंजीनियर आके सर्टिफाई करता है कि हाँ भाई इतना काम कंप्लीट हो गया। सो वर्क सर्टिफाइड का मतलब होता है जो काम कंप्लीट हुआ उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1 लाख, वर्क सर्टिफाइड हो गया 60%, यानी बिल्डर बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि हमने 60% काम कंप्लीट कर लिया और सर्टिफिकेट भी उनके पास आ गया कि हाँ ये सर्टिफिकेट 60% हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 60% का अधिकार हमारे पास आ गया कॉन्ट्रैक्टर के पास मिलने का। तो वर्क सर्टिफाइड वही है, वर्क सर्टिफाइड इज द इक्विवेलेंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड। एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1 लाख, वर्क सर्टिफाइड 60%, सो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज 60,000, 1 लाख का 60%। अगर वर्क सर्टिफाइड 80% होता है तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड विल बी 80,000। सर इसका क्या यूज़ है? एक तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए यूज़ है कि जब वो बिल रेस करेगा कॉन्ट्रैक्टी पे, कस्टमर पे, वर्क सर्टिफाइड के बेसिस पे ही बिल रेस करेगा, उसी के बेसिस पे पैसे मिलेंगे। और दूसरा हम जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए यही WIP का वैल्यू है, यही सेलिंग प्राइस है जो काम कंप्लीट किया। तो बेटा आपने जो काम कंप्लीट किया ये आपका खर्चा है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो बेटा खर्चा से ज़्यादा सेलिंग प्राइस होगा तो नोशनल प्रॉफिट दिखेगा। वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है ये भी बताएंगे। पहले वर्क सर्टिफाइड का मीनिंग समझ गए आप लोग। देखिए क्या लिखा है, इट इज़ द इक्विवेलेंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ वर्क कंप्लीटेड, इक्विवेलेंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड बाय इंजीनियर या आर्किटेक्चर। कॉन्ट्रैक्टी मेक्स पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड के बेसिस पे ही जो कस्टमर्स होते, कॉन्ट्रैक्टी होते, पेमेंट करते। और वर्क सर्टिफाइड से यहाँ पे 60,000 हो गया, 80,000 हो गया। कभी कभी कॉन्ट्रैक्टी तो पूरे ही पेमेंट करता, लो भाई आपने कम कंप्लीट किया, सर्टिफिकेट भी है, हम आप पे भरोसा करते, पैसे ले लो। कभी कभी कॉन्ट्रैक्टी बड़े होशियार रहते, सारा पैसा नहीं देते, कुछ पैसा को रिटेन करके रख देते हैं, कुछ पैसा को रिटेन कि भैया चलिए अभी काम चल रहा है, कुछ 10-20% हम बाद में देंगे, देख लेते कुछ डिफेक्ट वगैरह आ सकता है काम पे, उसे कहते हैं रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा। रिटेंशन मनी का मतलब कॉन्ट्रैक्टी डज नॉट मेक फुल पेमेंट of work certified, some portion of money is retained which is paid on completion of work, maybe after satisfaction। तो इसे कहते हैं रिटेंशन मनी। आप लोग थ्योरी के लिए रखेंगे इसको। कॉन्ट्रैक्टी मेक्स पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड बट फुल पेमेंट इज नॉट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर। जनरली 10 to 20% work certified is retained and paid later on after full satisfaction of quality of work. This is called retention money. This is called retention money. एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, कुछ पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा उसका, फिर उसके बाद वर्क अनसर्टिफाइड सिखाएंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड तो बहुत आसान है, जितना पेपर में बोला रहेगा 60% काम कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 60% ले लीजिए। वर्क अनसर्टिफाइड पे अभी चर्चा करने वाला हूँ, थोड़े देर रुकेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है बेटा 50,000, वर्क सर्टिफाइड 70%, वर्क सर्टिफाइड 70% यानी 35,000 वर्क सर्टिफाइड हो गया। पेमेंट रिसीव 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो यहाँ पे पेमेंट कितना मिला ये दिखाना है।
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 50,000, वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा 50,000 का 70% 35,000, पेमेंट मेड 80% ऑफ 35 28,000 और रिटेंशन मनी हो गया 7,000। एग्जाम्पल देखेंगे, कभी कभी पेमेंट रिसीव्ड बता देगा 70% ऑफ वर्क सर्टिफाइड और पेमेंट रिसीव बता दिया 1,40,000। सो पेमेंट रिसीव्ड 70% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। आपको वर्क सर्टिफाइड नहीं बताया जाएगा, वर्क सर्टिफाइड आपको चाहिए बट नहीं बताया जाएगा। पेमेंट रिसीव इन्होंने बता दिया है 1,40,000 डिवाइडेड बाई 70%, तो आपके वर्क सर्टिफाइड हो जाएंगे 2 लाख। कैलकुलेटर दे, 2 लाख हो जाएंगे, 2 लाख। ओके, नाउ दूसरा एग्जाम्पल, वर्क सर्टिफाइड 80% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड 80% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और तो यहाँ पे आपको पेमेंट मिला था 1,40,000। एक एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, इस एग्जाम्पल को वर्क सर्टिफाइड 2 लाख लिख लेंगे, वर्क सर्टिफाइड 2 लाख एंड वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू 80% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू दिया है, वर्क सर्टिफाइड 2 लाख और 80% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगा 2,50,000। एग्जाम्पल और भी देखेंगे, वर्क सर्टिफाइड 80% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड इज 80%, कैश रिसीव 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव बता दिया है तो वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करना है, तो कैश रिसीव इज इक्वल टू 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव आपको पता है 3,60,000 डिवाइड बाई 90%, तो वर्क सर्टिफाइड हो गया 4 लाख एंड वर्क सर्टिफाइड इज 80% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आप कैलकुलेट कर लेंगे 5 लाख। तो बेटा नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 फिगर चाहिए। WIP में वर्क सर्टिफाइड सीख लिए, बहुत आसान है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है सर, इसे ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि 60% डन, 60% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने कंप्लीट कर लिया। इंजीनियर आते हैं और चेक करके बोलते हैं 50% डन। कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि मेरे हिसाब से साहब 60% काम कंप्लीट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का 60% काम कंप्लीट, बट इंजीनियर आके बोलता है नहीं 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 साहब 60% कैसे कंप्लीट, यहाँ थोड़ा बाकी है थोड़ा बाकी है, तो 50% का सर्टिफिकेट दिए, तो जो 10% बच गया ना उसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड, और जो सर्टिफाई कर दिया उसको कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट वर्क सर्टिफाइड के बेसिस पे मिलेगा बट वर्क अनसर्टिफाइड का पेमेंट नहीं मिलेगा, तो वर्क अनसर्टिफाइड को हमेशा कॉस्ट में दिखाते हैं, कॉस्ट में, क्योंकि इसके पैसे नहीं मिले। नेक्स्ट टाइम जब फिर से बिल रेज करेंगे 2-3 महीने बाद तो मिल जाएगा। तो वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब है वर्क कंप्लीट हो गया, खर्चा लग गया है बट वो सर्टिफाइड नहीं है, उसके पैसे नहीं मिलेंगे, तो वर्क अनसर्टिफाइड को कॉस्ट में दिखाते हैं। वर्क अनसर्टिफाइड कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा ट्रिकी है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ वर्क विच इज़ कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड, इट इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट। वर्क अनसर्टिफाइड का वैल्यूएशन कॉस्ट पे किया जाता है। एग्जाम्पल, वर्क कंप्लीटेड 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वर्क सर्टिफाइड 40% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वर्क अनसर्टिफाइड 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जाम्पल, वर्क कंप्लीटेड 80% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वर्क सर्टिफाइड 75% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
तो वर्क अनसर्टिफाइड हो गया 5%। अब बेटा आपको सीखना है कि इस 10% का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, किस तरह से कॉस्ट कैलकुलेट करें, इस 5% का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, किस तरह से वर्क अनसर्टिफाइड का कॉस्ट कैलकुलेट करें। बहुत सिंपल है। वर्क कंप्लीटेड हुआ है बेटा 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी खर्चा लगा है वो 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है, तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। से हमने 1 लाख रुपया खर्चा किया, 50% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 लाख। से हमने 2 लाख खर्चा किया और 50% काम कंप्लीट कर लिया, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 50%, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट हो गया 4 लाख। तो 4 लाख का आप 10% ले लो, वर्क अनसर्टिफाइड 40,000, या आप जो भी आपका परसेंटेज है ले लेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, वर्क कंप्लीटेड 60%, कॉस्ट है 1,20,000, तो कॉस्ट ऑफ 60% कॉन्ट्रैक्ट इज 1,20,000, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेट करेंगे 2 लाख। सो सिंपल, 1,20,000 60% काम के लिए, तो पूरे काम का कॉस्ट है 2 लाख। वर्क सर्टिफाइड 50%, तो वर्क अनसर्टिफाइड का वैल्यू 10% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट, 10% ऑफ 2 लाख, दैट इज 20,000। CA, CMA, CS सभी बच्चे बहुत ध्यान देंगे, इस पे बहुत क्वेश्चन सेट किया जाता है, आप बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे इन्हें। चलो बेटा, वर्क कंप्लीटेड 70% और उसका कॉस्ट है 3,50,000। अब मैं आपसे पूछूं बेटा, 70% का 3,50,000, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट क्या होगा, तो डिवाइडेड बाई 0.7, 3,50,000 डिवाइडेड बाई 0.7, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट हो जाएगा 5 लाख। अब हमारे इंजीनियर साहब तो 65% सर्टिफाई किए हैं, तो वर्क अनसर्टिफाइड हो गया 5%, 5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का 5 लाख का 25,000। इस तरह से आप वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेट करेंगे। बेटा आपने इतना सीख लिया, अगर CA स्टूडेंट्स है तो आपका बहुत बहुत आगे निकल गया। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे नोशनल प्रॉफिट इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का, बोलेंगे आप सभी, सर डेबिट साइड में जितना खर्चा लगा है सब लिख लेंगे, और क्रेडिट साइड में बाई WIP लिखेंगे। WIP के अंदर वर्क सर्टिफाइड आएगा, WIP के अंदर वर्क अनसर्टिफाइड आएगा। क्या होता है सर वर्क सर्टिफाइड, जितना काम कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड उसका सेलिंग प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क अनसर्टिफाइड, काम कंप्लीट हुआ, सर्टिफिकेट नहीं हुआ, उसके पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो हो गया वर्क अनसर्टिफाइड कॉस्ट पे। तो बेटा इस एग्जाम्पल पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे काम कंप्लीट किया बिल्डर ने 50,000 का, और 6,000 का काम पे अभी अप्रूवल नहीं आया, तो यानी उन्होंने जो कंप्लीट किया जिसका सर्टिफिकेट मिला उसका कॉस्ट हो गया 50 - 6 44,000। जो काम कंप्लीट हो गया जिसके पैसे मिलेंगे 44,000, और उसके वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू है 70,000, तो बेटा आ गया ना 26,000 आपके नोशनल प्रॉफिट। तो जो काम कंप्लीट एंड सर्टिफाइड है उसी पे प्रॉफिट है, जो अनसर्टिफाइड है उस पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ 50,000 लिख के 6,000 लिख दिया, 6,000 माइनस, तो हमने 44,000 खर्चा किया और 70,000 हमें पैसे मिलेंगे, तो 26,000 नोशनल प्रॉफिट। और इसका ये वाला कैलकुलेशन पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने कंसेप्ट नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया, 5 भी कंप्लीट कर लिया, 6 भी कंप्लीट कर लिया। अब बेसिक्स, अब कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स बेटा। फर्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में मैं 3 एक्सपेंसेस पे डिस्कशन करने वाला हूँ, एक मटेरियल पे, एक डेप्रिसिएशन पे, और एक जनरल एक्सपेंसेस। और प्योरली बेसिक्स है, लेबर ऑब्लिक एक्सपेंसेस पेड। किसी कंस्ट्रक्शन पे हमने वेजेस वगैरह पे किया 10,000 और साल के लास्ट में आउटस्टैंडिंग है 2,000, तो टोटल एक्सपेंसेस जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दिखाएंगे 12,000। दूसरा एग्जाम्पल, अपने 10,000 पे किया और साल के लास्ट में 2,000 प्री पेड है, मतलब नेक्स्ट पीरियड का दिया गया है। कंस्ट्रक्शन तो 2-3 साल चलते रहता है, तो इस साल का खर्चा 8,000,
कॉन्ट्रैक्ट में 8000 दिखाएंगे। और एक एग्जांपल है बेटा, आपने कोई एक्सपेंसेस पे किया है 70,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 2000, ओपनिंग एडवांस है 1000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 3000, क्लोजिंग एडवांस है 4000। तो बेटा आपने पे किया है 70,000। पहले क्लोजिंग को एडजस्ट करते हैं, साल के लास्ट में अभी भी 3000 बाकी है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस कर लेंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लोग इस साल पेमेंट करते हैं, पिछले साल का खर्चा है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस कर लेंगे बेटा। ओपनिंग एडवांस पिछले साल दिए थे, इस साल का खर्चा है, तो इसको प्लस कर लिया जाएगा। और क्लोजिंग एडवांस नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, तो माइनस कर लेंगे। तो बेटा 70,000 में 3000 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस, और प्लस 1000 ओपनिंग एडवांस प्लस, माइनस 2000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पिछले साल का खर्चा इस साल दिए माइनस, और माइनस 4000 क्लोजिंग एडवांस नेक्स्ट ईयर। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे 68,000 दिखाएंगे। 3 एक्सपेंसेस पे डिस्कशन करना है आपको। नाउ डेप्रिसिएशन। कॉन्ट्रैक्ट में आप एसेट्स कुछ यूज़ होता है प्लांट एंड मशीनरी, उसे 2 तरीका से दिखा सकते हैं। तरीका नंबर 1, सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी भेजा 1 लाख का, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डाल देंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम, और साल के लास्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो आप लिखेंगे प्लांट एट साइट। 1 लाख का प्लांट भेजे थे, साल के लास्ट में 10,000 डेप्रिसिएशन लगाकर 90,000 दिखा देंगे। ये एक ऑप्शन 1 है आपको दिखाने का। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, बट ऐसा दिखा सकते हैं। जब अपने कोई मशीनरी, इक्विपमेंट, एसेट्स वगैरह साइट पे भेजेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट में टू प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख दिखा देंगे, और जब वहाँ से रिटर्न आ जाएगा तो रिटर्न दिखा देंगे WDV पे, या साल के लास्ट में बचा है तो बाई प्लांट एट साइट दिखा देंगे WDV पे। तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। नेट इफेक्ट जैसे PL में पढ़े थे, कॉस्ट शीट में पढ़े थे, डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, डेप्रिसिएशन। तो देखो बेटा, डेबिट में आपने दिखाया 1 लाख, क्रेडिट में दिखाया 90,000, इनको कैंसिल करेंगे तो अल्टीमेटली डेबिट में बच गया 10,000। तो एक ऑप्शन है आप कॉन्ट्रैक्ट में टू प्लांट पूरा दिखा देंगे, और जब जब निकलेगा कॉन्ट्रैक्ट से बाई में क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे WDV पे, तो डिफरेंस अमाउंट ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन। या दूसरा ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे टू डेप्रिसिएशन ही दिखा दीजिए, डायरेक्टली टू डेप्रिसिएशन, ये भी चलता है। मैं सारा क्वेश्चंस आगे इसी पे सिखाऊंगा। आप जब अपने स्टडी मैट वगैरह फॉलो करेंगे तो वहाँ पे ये भी दिखाया जा सकता है, या डेबिट साइड में फुल एसेट दिखाकर क्रेडिट साइड में बेचने से WDV पे निकाल लेंगे, रिटर्न करने से WDV पे रिटर्न कर लेंगे, बच जाएगा तो भी WDV पे दिखाएंगे। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हम लोग कॉस्ट शीट पे डायरेक्ट डेप्रिसिएशन दिखाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह पे डेप्रिसिएशन दिखाते थे, यहाँ भी डायरेक्टली डेप्रिसिएशन दिखा दीजिएगा बेटा। तो अगर आप डायरेक्टली डेप्रिसिएशन दिखाते हो तो प्लांट का कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा, लिख के रख लीजिएगा। डायरेक्टली डेप्रिसिएशन दिखाएंगे तो प्लांट का और नामो निशान कहीं भी नहीं रहेगा कॉन्ट्रैक्ट पे, तो ये वाला थोड़ा आसान रहता है। तो मेरे कुछ एग्जाम्पल्स है, इन पे ही आप देखेंगे। ये ऑप्शन 2 है। तो चलिए बेटा कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ डेप्रिसिएशन का। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जनवरी से दिसंबर बनाते हैं। मशीन 1 1 लाख का फुल ईयर यूज़ किया आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट पे, और मशीन 2 50,000 का 6 मंथ्स यूज़ किए। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम WDV। तो बेटा 1 लाख पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगा देंगे, और 50,000 पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। 1 लाख पे फुल ईयर 10% 10,000, 50,000 पे 10% 6 महीने का 12,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे 12,500 आप दिखा देंगे बेटा। एग्जाम्पल नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड 1/1 ईयर 1 पे स्टार्ट किया आपने,
completed on 39 year 2। तो ईयर 1 पे पूरा यूज़ होएगा और ईयर 2 पे 9 मंथ्स का, ईयर 1 पे जनवरी से दिसंबर पूरा और ईयर 2 9 मंथ्स का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम WDV। 1 ईयर 1 को प्लांट सेंड टू साइट, ईयर 1 को अपने प्लांट भेजे साइट पे 1.5 लाख का 1,50,000 और 31 दिसंबर ईयर 1 का प्लांट रिटर्न फ्रॉम साइट 50,000 का प्लांट रिटर्न कर दिया। तो यानी फर्स्ट ईयर 1 पे पूरे 1,50,000 के प्लांट साल भर यूज हुआ और ईयर 2 पे 50,000 का प्लांट तो रिटर्न आ गया, 1 लाख का प्लांट यूज हुआ। तो प्लांट को ब्रेकअप कर देंगे, 1 लाख को अलग रखेंगे, 50,000 को अलग, क्योंकि वो 50,000 जो रिटर्न हुआ वो ईयर 1 पे यूज हुआ, उसके ईयर 2 में डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं दिखाएंगे। तो देखिए प्लांट का डेप्रिसिएशन कैसे दिखाया जाएगा। 1 ईयर 1 को कॉस्ट था 1 लाख और इस पे डेप्रिसिएशन 10% लगा देंगे, तो 1 साल बाद 1 ईयर 2 में उसका वैल्यू हो जाएगा 90,000 और एक पार्ट 50,000, इसका 5,000 डेप्रिसिएशन और रिटर्न हो गया। WDV 45 रहेगा बट कॉस्ट है 50। तो ये वाला पोर्शन पे ईयर 2 पे डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे। तो ईयर 1 पे कितना डेप्रिसिएशन दिखाएंगे सर? स्ट्रेट 1.5 लाख का प्लांट साल भर यूज हुआ तो 1.5 लाख पे 10%, ईयर 1 पे पूरे 15,000 डेप्रिसिएशन आएगा और ईयर 2 पे ओनली 1 लाख का प्लांट 9 मंथ्स यूज हुआ है, जिसके नेक्स्ट ईयर WDV 90,000 हो गया। तो 90,000 पे 10% 9/12 6750 और 9,000 होता है 6750 6750 डेप्रिसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत सारे सम्स में आपको यूज़ करने का मौका मिलेगा। बेटा ये कंसेप्ट भी कंप्लीट CA स्टूडेंट्स के लिए ओनली 14 पॉइंट्स में कवर्ड है। CA स्टूडेंट्स के लिए ओनली 14 पॉइंट्स में कवर्ड है और अपने पहुंच गए हैं अभी पॉइंट नंबर कंसेप्ट नंबर 9 पे। मटेरियल 3 एक्सपेंसेस मेन होता है, एक नॉर्मल, एक डेप्रिसिएशन, मटेरियल के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे किस तरह से दिखाना है। मटेरियल एट साइट, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पिछले साल से चलते आ रहा है तो पिछले साल के लास्ट में जो मटेरियल एट साइट रहेगा क्लोजिंग, ये बन जाएगा ओपनिंग मटेरियल एट साइट। फिर अपने साइट पे मटेरियल भेजेंगे टू मटेरियल सेंड टू साइट, और कुछ डायरेक्टली भी साइट में परचेज वगैरह कर लेते टू मटेरियल परचेज एट साइट। अब बेटा कभी कभी साइट से मटेरियल वापस आ जाता है तो बाई मटेरियल रिटर्न यूज़ नहीं हुआ, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट अभी भी चल रहा है या कंप्लीट हो गया, साइट पे बचा है, यूज़ नहीं हुआ, बाई मटेरियल एट साइट क्लोजिंग। कभी कभी कुछ मटेरियल ख़राब वगैरह हो जाता है, लॉस हो जाता है, चोरी हो जाता है या कुछ डैमेज हो गया तो कम दाम में बेच देते बाई बैंक सेल ऑफ मटेरियल। उस बेचने से कुछ लॉस भी हो सकता है, कॉस्टिंग PL में चला जाएगा, और कभी प्रॉफिट भी हो जाएगा तो टू कॉस्टिंग PL लिख लेंगे। तो ये है मटेरियल का डिटेल डिस्कशन जो आप कॉन्ट्रैक्ट में दिखाएंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे। मटेरियल एट साइट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मटेरियल सेंड टू साइट, मटेरियल रिटर्न, मटेरियल एट साइट एट द एंड ऑफ द ईयर। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मटेरियल एट साइट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिखा देंगे, मटेरियल सेंड टू साइट भी दिखा देंगे। मटेरियल रिटर्न हो गया तो बाई मटेरियल रिटर्न, मटेरियल एट साइट है तो बाई मटेरियल एट साइट। तो पूरे डिटेल में मटेरियल्स का दिखा देंगे। इफेक्टिवली जब हम लोग कॉस्ट बोलते हैं तो मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही कॉस्ट होता है। इफेक्टिवली आपको याद होगा कॉस्ट शीट, मटेरियल्स वगैरह, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक, डेट इज 73,000 का मटेरियल इस साल यूज़ हुआ हमारे कंस्ट्रक्शन पे और डेबिट क्रेडिट का नेट इफेक्ट 73,000 ही आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मटेरियल सेंड टू साइट 1 लाख, मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट 5,000, मटेरियल कॉस्टिंग 10,000, सोल्ड एट 8,000। 10,000 का मटेरियल खराब हो गया, आपने उसे 8,000 में बेचा,
बट कॉन्ट्रैक्ट से 10,000 ही निकालेंगे क्योंकि 10,000 का मटेरियल भेजे थे जो कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ नहीं हुआ और मटेरियल एट द साइट एट द एंड ऑफ द ईयर। टू मटेरियल सेंड टू साइट 1 लाख, बाई बैंक सेल दिखा देंगे, बाई कॉस्टिंग पीए लॉस दिखा देंगे, बाई मटेरियल रिटर्न, बाई मटेरियल एट साइट। इफेक्टिवली 1 लाख का मटेरियल भेजे थे, 10,000 का मटेरियल बेच दिया, 5,000 का रिटर्न और 20,000 35 माइनस कर देंगे तो मटेरियल कंज्यूम 35,000। डायरेक्टली नहीं दिखाना है आपको, आपको इसी तरीका से दिखाना है। सर हम डायरेक्टली दिखाए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, बहुत एडजस्टमेंट्स हो जाता है, तो मटेरियल का डायरेक्टली आप लोग पूरे डिटेल में दिखा दीजिएगा। ये बेटा सारा एक्सपेंसेस वगैरह कंप्लीट। अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट भी देखे थे, 2 कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट देख लिए। एक स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन सेम ईयर, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन सेम ईयर जो पॉइंट नंबर 2 में कवर था, बाई कॉन्ट्रैक्ट लिख के प्रॉफिट लॉस डायरेक्ट कॉस्टिंग पीएल। सेकंड सिखाए बेटा अधूरी कहानी, साल के लास्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट की है अधूरी कहानी, तो अधूरी कहानी का भी प्रॉफिट कैलकुलेट किए, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड का हेल्प लेकर नोशनल प्रॉफिट। अब और एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट देखेंगे ईयर 2 का जैसे ईयर 1 पे क्लोजिंग WIP वर्क इन प्रोग्रेस CD था, ईयर 2 में ओपनिंग में आ जाएगा। तो बेटा ईयर 2 के स्टार्टिंग पे ध्यान देंगे, ईयर 2 के स्टार्टिंग पे 2 पॉइंट, 2 वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन, वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन में वर्क सर्टिफाइड भी रहेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड भी रहेंगे। मटेरियल एट साइट, जो साइट पे मटेरियल रहेगा वो भी फिर करेंट ईयर का मटेरियल, करेंट ईयर का लेबर, करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन, करेंट ईयर का एक्सपेंसेस। इस साल भी कुछ बेच दिया, कुछ लॉस हो गया, मटेरियल रिटर्न किया। मटेरियल एट साइट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कंप्लीटेड, एज्यूम कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सर इस बार भी कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर WIP लिखेंगे और कॉस्टिंग पीएल। अब आते हैं बेटा कंसेप्ट नंबर 11 पे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट जब कॉन्ट्रैक्ट नियरेस्ट टू कंप्लीशन आ जाता है, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, और हम लोग एस्टिमेशन कर पाते हैं, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट का ओवरऑल रिजल्ट भी कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी तक आपने कॉन्ट्रैक्ट के नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा है, वो एक्चुअल जितना अभी तक काम हुआ उसके बेसिस पे, एक्चुअल एक्सपेंसेस के बेसिस पे नोशनल प्रॉफिट। साथ साथ में आपको एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड रिजल्ट भी कैलकुलेट करना होता है। जब हम लोग कॉस्टिंग पीएल में कुछ प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेसिस पे जो CA स्टूडेंट्स को कॉस्टिंग पीएल में कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना होता है उसका एक अलग प्रोसेस है, नहीं सीखना है। CA स्टूडेंट को ओनली एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करके रखना है, और बाकी सारे बच्चे अदर देन CA स्टूडेंट्स को एस्टिमेटेड प्रॉफिट का कुछ पोर्शन कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे, जो आगे चलकर लास्ट पॉइंट पे कवर किया जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, 2 प्रॉफिट, एक आज तक, आज 31 दिसंबर ईयर 1 है, 31 दिसंबर ईयर 1 तक जितना भी एक्टिविटीज़ ट्रांजेक्शन्स हुआ है उसके बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना, that is notional profit, and very easily work in progress less cost till date notional profit। और एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी कैलकुलेट करते हैं। कैसे? पूरे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो हमें पता है और कॉन्ट्रैक्ट का टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। सर एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट टिल डेट, अभी तक जो खर्चा लगा प्लस 10-15% काम और बाकी है उसका भी अंदाज लगा लेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो चलिए बेटा एस्टिमेटेड प्रॉफिट पे डिस्कशन करके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट से 80 to 90%, estimated result can be calculated as follow: कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, कॉस्ट टिल डेट तो हमें पता ही है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाई है, और एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट, ये पॉइंट नया आया जिस पे आपको एस्टिमेशन करना है, कॉन्ट्रैक्टर साहब को एस्टिमेशन करना है कि और कितने खर्चे लगेंगे, और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, फिर आगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस। CA स्टूडेंट्स को इसको कुछ यूज़ में नहीं करना है, बट बाकी सारे अदर देन CA स्टूडेंट्स को इसके कुछ पोर्शन PL में जाएगा, सिखाया जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख रुपया,
कॉस्ट टिल डेट, आज तक आपने 7 लाख रुपया खर्चा किया है और फर्दर कॉस्ट 50,000, तो 7 लाख खर्चा लग गया, 50,000 और लगेगा, तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट 7.5 लाख रुपया और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 10 लाख। सो दिस इज योर एस्टिमेटेड प्रॉफिट। आप मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सर कैसे मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट, कब हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, कब मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट? जब खर्चा का डिटेल लिस्ट दिया रहेगा बहुत लंबा चौड़ा, तो आप मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। जब 1 लाइन 2 लाइन के सम्स है तो आप स्टेटमेंट पे कर सकते हैं। मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट में 2 एक्सपेंसेस, दैट इज मटेरियल लिखेंगे, लेबर लिखेंगे, एक्सपेंसेस लिखेंगे, डेप्रिसिएशन लिखेंगे, जितना भी खर्चा लगा प्लस और जो खर्चा लगने वाला है, जैसे कि हमारा 7.5 लाख लिख लेंगे। बाई कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखेंगे 10 लाख और हियर इज योर एस्टिमेटेड प्रॉफिट 2,50,000। नेक्स्ट बेटा कंसेप्ट नंबर 12, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है एट द स्टार्टिंग। बिल्डर कोई हमारे लिए बिल्डिंग बनाएगा, उन्होंने कोट किया 10 लाख रुपया विल बी द प्राइस, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया 10 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एडवांस में तभी डिसाइड कर पाते हैं जब बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट एस्टिमेट कर पाएगा। कुछ कभी कभी ऐसे काम आते हैं जहाँ पे कॉस्ट हम लोग एसरटेन नहीं कर पाते, एस्टिमेटेड नहीं कर पाते, तो उस सिचुएशन में कॉस्ट प्राइस हम लोग स्टार्टिंग में डिसाइड नहीं करते। वहाँ पे लगता है कॉस्ट प्लस मेथड, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के बीच यही एग्रीमेंट हुआ, जो भी खर्चा लगेगा उसमें कुछ प्रॉफिट जोड़ के देंगे, 10% 20% डिसाइडेड, तो वहाँ पे लगता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ पे कॉस्ट एस्टिमेट एडवांस में कर सकेंगे वहाँ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ कॉस्ट एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज कैलकुलेटेड इन एडवांस बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, when cost can be estimated reliably, contract price is determined by fixed price, for example contract price is 10 lakh. Cost plus contract, when cost cannot be estimated reliably, contract price is calculated cost plus method, for example contract price होगा actual cost plus profit, example contract price actual cost 10 लाख, profit 10% of cost, तो contract price हो जाएगा 12 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स प्राइस होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्टी जो कॉन्ट्रैक्टी होते हैं उनके लिए एडवांटेज है, पता है भैया कितना रुपया देना पड़ेगा। बट फिक्स कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टी के लिए डिसएडवांटेज है, उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा, और कोई कॉन्ट्रैक्टर तो वो चाहेगा खर्चा ज़्यादा ही लगे, बिकॉज जितना खर्चा ज़्यादा लगेगा उस पर प्रॉफिट मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्टी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला सिचुएशन है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट पे, बट सिचुएशन ही ऐसा है तो चलेगा ही, भरोसे पे ज़िंदगी चलता है, यहाँ भी चलेगा। नेक्स्ट है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज, एस्केलेशन क्लॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए भी लिखेंगे। एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है ध्यान से समझेंगे। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है से लॉन्ग पीरियड के लिए 2 साल या 3 साल काम चलने वाला है। कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत अच्छी तरह से एस्टिमेट करके अपना कॉस्ट एस्टिमेट कर लिया, प्रॉफिट जोड़ के कोट कर लिया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बट ये काम 2, 3, 4 साल चलने वाला है। 2, 3, 4 साल में कुछ प्राइस में फ्लक्चुएशंस हो सकता है, मटेरियल में, लेबर में, कुछ एक्सपेंसेस का रेट में फ्लक्चुएशन हो सकता है। नेक्स्ट 2, 3 साल इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड, तो इस सिचुएशन पे एक लिमिट से ज़्यादा अगर रेट में फ्लक्चुएशन होगा, खर्चा बढ़ गया, तो कॉन्ट्रैक्टर का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो प्राइस पहले फिक्स कर लिया। अब कॉन्ट्रैक्टर को बोलेगा नहीं हमारा सामान का दाम बढ़ गया, आप ज़्यादा पैसा दो, देगा ही नहीं, पेपर वर्क पहले से किया हुआ है। बहुत कम चांसेस है, कुछ सामान का दाम भी कम भी सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कम भी जाएगा। तो एस्केलेशन क्लॉज दोनों को प्रोटेक्शन देता है।
अगेंस्ट फ्लक्चुएशन इन रेट्स ऑफ मटेरियल इनपुट्स लेबर वगैरह का। रेट्स पे नॉर्मली रेट्स पे रहता है, रेट्स पे प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ जाएगा, प्राइस कम जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी कम जाएगा। या कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि चलिए 5% तक अगर मटेरियल्स लेबर का रेट वगैरह फ्लक्चुएट होता है तो नो चेंज, थोड़ा बहुत तो चेंज हो ही जाता है। 5% से ऊपर चेंज होगा तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी चेंज होगा। तो एस्केलेशन का जो रिलेशनशिप होता है, एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के बीच, आपको देखना है। वहाँ पे बोल दिया कि अगर चेंज होगा तो फिर हम लोग प्राइस चेंज कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट का। तो थोड़ा भी चेंज होगा रेट में तो आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चेंज कर देना है। अगर बोल दिया कि नहीं 10% फ्लक्चुएशन तक ओके नो प्रॉब्लम, तो थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ 10% तक आप इग्नोर करेंगे। 10% के ऊपर अगर मटेरियल्स वगैरह का रेट चेंज हो जाता है मटेरियल लेबर का, तो आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी चेंज करेंगे। नॉर्मली रेट्स इज नॉट विद इन द कंट्रोल, मटेरियल का रेट कॉन्ट्रैक्टर के ग्रिप में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। वेज पेमेंट का रेट, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ वगैरह बहुत सारे इश्यूज है वहाँ पे, वो कॉन्ट्रैक्टर के कंट्रोल पे नहीं है। तो एस्केलेशन रेट्स पे लगता है, बट कुछ नहीं बोले, दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी राजी, तो क्या करेगा दुनिया काजी। तो एस्केलेशन क्लॉज लग सकता है क्वांटिटी पे भी। तो क्वांटिटी पे हम लोग एस्केलेशन क्लॉज अपने मन से कभी नहीं लगाएंगे, अगर पेपर सेटर बोलेगा तो लगाएंगे। हम लोग रेट्स के लिए प्राइस को चेंज करेंगे। क्वांटिटी कुछ भी होए वो तो कॉन्ट्रैक्टर को एस्टिमेट करना है। कॉन्ट्रैक्टर ने जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फिक्स किया है उसी के हिसाब से ही कैलकुलेशन होगा। एक्चुअल क्वांटिटी नहीं देखेंगे, क्योंकि जो इनपुट होता है, जो क्वांटिटी होता है, वो तो कॉन्ट्रैक्टर का ही कंट्रोल पे, रेट्स कॉन्ट्रैक्टर के कंट्रोल पे नहीं है। तो इस पे जो प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है ये एस्केलेशन क्लॉज के थ्रू ही आता है। तो इम्पॉर्टेंट एस्केलेशन क्लॉज थ्योरी देखते हैं। इस पे दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो मैं अभी करूँगा आपके साथ, और एक दूसरा एग्जाम्पल हर एक के अपने अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट पे मिलेगा, आप जरूर से देखिएगा उसे। In case of fixed price contract where period of contract is more than 1 year, say 2-3 years long period, there may be change in price. There may be change in price of material labor. Escalation clause is added. Escalation clause provides protection to contractor for fluctuation of rent beyond certain limit. कॉन्ट्रैक्टर को क्या, कॉन्ट्रैक्टी को भी कभी कभी प्रोटेक्शन देता है, कम जाता है। मेनली संसार में खर्चा कमते देखा कहाँ है आपने? जब से हम लोग जन्म लिए खर्चा बढ़ी जा रहा है। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर को ही प्रोटेक्शन देता है, कॉन्ट्रैक्टी को भी दे सकता है। और फ्लक्चुएशन ऑफ रेट्स, ये रेट ऑफ मटेरियल के लिए है, वेज रेट के लिए, क्वांटिटी के लिए नहीं है। बियॉन्ड सर्टेन लिमिट, एक लिमिट है कि 10% तक, 5% तक रेट चेंज हुआ तो नो प्रॉब्लम। नहीं भी हो सकता है, ये लिमिट थोड़ा चेंज में भी हो सकता है, लिमिट के हिसाब से भी हो सकता है, वो आपको देखना है पेपर में। जनरली एस्केलेशन क्लॉज इज फॉर रेट के लिए होता है, बट इट इज अप्लाइड फॉर क्वांटिटी ऑल्सो, ये क्वांटिटी के लिए भी लग सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग। A contractor has entered into a long-term contract at an agreed price of 1,75,000. आपने एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है 1,75,000 का, सब्जेक्ट टू एस्केलेशन क्लॉज फॉर मटेरियल एंड वेजेज एंड स्पेल्ड आउट इन कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एक्चुअल। तो बेटा एक स्टैंडर्ड है, एक एक्चुअल है। मटेरियल ए, आपके कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल ए आपने पहले बोला था 1000 टन्स लगेंगे और सोचे थे 5 रुपया करके बता दिए थे, बट एक्चुअल लगा 1050 और रेट लगा 4.90। सबसे पहले एस्केलेशन क्लेम ढूंढना है, कैलकुलेट करना है। आप एक्चुअल क्वांटिटी को हटा देंगे, एक्चुअल क्वांटिटी नहीं देखना है आपको रेट पे एस्केलेशन देखना है। तो आपने सोचा था 5 रुपया लगेगा और लगा है 4 रुपया 90 पैसा, तो यहाँ पे तो खर्चा कम गया। 1 टन पे 5 रुपया सोचे थे 4.9, तो खर्चा कम गया, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी कमेगा। 4.9 इज एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट था 5,
तो बेटा 10 पैसा का खर्चा कम गया, इनटू क्वांटिटी ले लेंगे, इनटू क्वांटिटी ले लेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जो आपने क्वांटिटी पहले डिसाइड किया था उसी के बेसिस पे क्लेम होएगा, क्योंकि क्वांटिटी तो कॉन्ट्रैक्टर के कंट्रोल पे है। तो क्वांटिटी 1000, तो बेटा 10 पैसा खर्चा कम गया, 1000 टन्स लगा, तो 100 रुपीज़ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कम जाएगा, 100 रुपीज़ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कम जाएगा। नेक्स्ट है ये मटेरियल ए के लिए। मटेरियल बी में आपने सोचा था 8 रुपया लगेगा, बट लग गया 8 रुपया 50 पैसा, तो 50 पैसा ज़्यादा लग गया एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2000, तो 50 पैसा ज़्यादा लग गया इंटू 2000, तो 1000 रुपीज़, तो एस्केलेशन हो जाएगा 900। एस्केलेशन क्लेम हो जाएगा 900। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो पहले से था 1,75,000, उसमें 900 प्लस कर देंगे, तो फाइनल प्राइस पेबल 1,75,000 प्लस 900, 1,75,900 विल बी फाइनल प्राइस पेबल। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट प्रोफेशनल्स एग्जाम्स पे आते हैं। आप लोग ज़रूर से ये प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने एस्केलेशन क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी पे नहीं देना है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये भी देखेंगे अच्छी तरह से आप लोग। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5 लाख, मटेरियल परचेज है 1 लाख, वेजेस पेड है 45,000, मटेरियल एट साइट है 25,000, wages outstanding 5,000, work certified 2 lakh. The contract contained an escalation clause. Contract में एक escalation clause है। क्या लिखा है escalation clause में? In the event of increase in both material cost, wages cost by more than 5%, material cost, wages cost अगर 5% से ज़्यादा increase होता है तो contract price would increase by 25% of increase in material cost and 30% of wages cost beyond 5%. ये बताया जा रहा है कि if material cost increases by more than 5%, material cost increases by more than 5%, तो escalation होगा, escalation claim होगा 25% of increase in material cost beyond 5%, 25% of increase in material cost beyond 5%, यानी 5% तक मटेरियल कॉस्ट अगर बढ़ जाता है तो नो प्रॉब्लम, और 5% से ऊपर बढ़ेगा बियॉन्ड 5%, तो जो एक्सेस अमाउंट होगा उस पर 25% हम लोग एस्केलेशन जोड़ लेंगे। सिमिलरली वेजेस के लिए है 30% इंक्रीज होगा तो 30% प्लस कर लेंगे। पहले मटेरियल का पढ़ेंगे और फिर वेजेस का करेंगे, देखेंगे। It was found that since the date of signing of agreement, material cost increased by 20%, material cost 20% बढ़ गया है, and wages 25%, work certified में escalation include नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं मटेरियल का कॉस्ट जो है अभी वो कितना लगा है, ये देखते हैं। मटेरियल परचेज किए थे 1 लाख का बेटा, और साइट पे अभी भी बचा है 25,000, तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितना है बेटा? 1 लाख का मटेरियल खरीदे थे, 25,000 का बचा है, तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट या कंज्यूम 75,000। ये एक्चुअल है, ये 20% इंक्रीज करने के बाद है। तो हमें ये देखना है कि स्टैंडर्ड कितना था, तो ध्यान से देखना, मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू 120% ऑफ स्टैंडर्ड। मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाई 20%,
तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितना होगा 120% ऑफ स्टैंडर्ड। तो यहाँ से स्टैंडर्ड सेट करेंगे, स्टैंडर्ड पता कर लेंगे। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट दिया है 75,000 बाई 120%। तो देखिए बेटा 75,000 बाई 120%, तो आपका मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट 62,500 था। तो आपने सोचा था 62,500 का लगेगा, उसका 1.2 हो गया 75,000। तो अब हमारा एस्केलेशन चार्ज करते समय इसे देखेंगे 62,500, ये 0.1, ये 0.2, 0.3 में क्या बोला भाई, 5% से ऊपर जितना सोचे थे उसके 5% से ऊपर का अमाउंट पे हम लोग एस्केलेशन लगाएंगे। तो देखेंगे, फिर से लिखूंगा मैं एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 75,000 लेस 105% ऑफ स्टैंडर्ड। जितना सोचे थे उसका 105 भी लग जाए तो एस्केलेशन नहीं है। 62,500 का 105%, 62,500 का 105% कितना होता है 65,625। 62,500 का 105%, 65,625, इसको बोलेंगे इंक्रीज बियॉन्ड 5%, माइनस 75,000, 9375 इज द इंक्रीज बियॉन्ड 5%। तो एस्केलेशन क्लेम 25% of 9375 into 0.25, that is it will be 2344 escalation। आप दूसरे तरीका से भी कर सकते थे। आपका एक्चुअल कॉस्ट था 75,000 लेस स्टैंडर्ड कॉस्ट था 62,500। सो इंक्रीज क्या हो गया 75,000 माइनस 62,500, 12,500 बढ़ गया। सर 12,500 में मांग ले 25%, ना बेटा ना, इतना ना 5% तक माफ है। 5% ऑफ 62,500, 62,500 का 5% तक जाने दो बेटा। 3125 पे नो एस्केलेशन। अब जो बचेगा 12,500, डेट इज 9375 पे 2344 का एस्केलेशन। दैट्स इट। ओके, आइए अब हम लोग चलते हैं बेटा वेजेस पे भी देखते हैं। वेजेस पे भी क्या है, वेजेस पे आपने वेजेस पे किया 45,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग है 5,000, टोटल वेजेस हो गया 50,000 और 25% इंक्रीज हो गया। चलिए वेजेस का भी एस्केलेशन देखते हैं। टोटल वेजेस कितना बताया आपने 50,000। तो एक्चुअल वेजेस कितना बढ़ गया बेटा, एक्चुअल वेजेस कितना बढ़ गया 25%। वेजेस कॉस्ट इंक्रीज बाई 25%। जितना सोचे थे 125% ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल वेजेस 50,000 है, डिवाइडेड बाई 125%, ये आ गया बेटा आपका स्टैंडर्ड वेजेस। स्टैंडर्ड वेजेस कितना होगा 50,000 बाई 125%, 40,000 आपने सोचा था। 40,000 का 5% भी ज़्यादा भी होता है तो भी माफ़ है। तो देखते हैं अब क्या है एस्केलेशन। एक्चुअल वेजेस है 50,000 लेस 105% ऑफ स्टैंडर्ड, 105% ऑफ 40,000, 105% ऑफ 40,000। तो 40,000 का 105% 42,000 तक भी लगता है तो माफ है बेटा। अब 8,000 एक्स्ट्रा लगा। दिस इज कॉल्ड इंक्रीज बियॉन्ड 5%। तो इनका एस्केलेशन क्लेम कितना हो जाएगा 8,000 पे। चलिए देखते हैं वेजेस का एस्केलेशन 30%।
30%, that is 8,000 का 30%, 2400। तो टोटल एस्केलेशन क्लेम 2344 प्लस 2400, 2344 प्लस 2400, that is 4744 एस्केलेशन क्लेम। आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो बाई साइड में लिख देंगे बाई एस्केलेशन क्लेम, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो बाई साइड में लिख देंगे एस्केलेशन क्लेम, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जब आप लेंगे कॉन्ट्रैक्टी से फाइनली लास्ट स्टेज पे, तो उसमें 4744 जोड़ लेंगे। तो बेटा ये था एस्केलेशन का। तो जो भी मोस्टली जो सीए स्टूडेंट्स है या सभी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट था इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेशन करना, आप जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। दूसरा एस्केलेशन था और एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ये तीन अच्छे टॉपिक, ये 13 पॉइंट कवर किए। एनसीए स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़, लास्ट पॉइंट, क्योंकि पॉइंट नंबर 15 से सीए स्टूडेंट्स को नहीं चाहिए। बैलेंस शीट, किस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट को बैलेंस शीट में दिखाएंगे? तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस शीट में दिखाना यही है मेन। बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस दिखाते, क्योंकि काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड आ जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू दिखाए थे वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, उसे ही लिख लेंगे। मटेरियल एट साइट, मटेरियल स्टोर, प्लांट एट साइट, लेस डेप्रिसिएशन। और हम लोग कॉन्ट्रैक्टी से कुछ एडवांस वगैरह रिसीव करते तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी भी दिखा देते हैं बेटा यहाँ पे। तो ये हो गया सीए स्टूडेंट्स के लिए 14 पॉइंट्स पे फुल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कवर। नाउ अब जो पोर्शन है वो नॉन सीए स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सीए स्टूडेंट्स को 14 पॉइंट तक ही पढ़ना है। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट को पीएल में ट्रांसफ़र करने का कुछ सिस्टम है, कुछ बेसिस है जो सीए स्टूडेंट्स को नहीं चाहिए, सीएमए सीएस के लिए। इसके लिए आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। पार्ट 2 में मैं पॉइंट कवर करूंगा 15 तक। यहाँ पे कॉमन पॉइंट कवर कर लिया। सीएमए सीएस और एमबीए एमकॉम बीकॉम के स्टूडेंट्स को और 15-20 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको पॉइंट नंबर 15 डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे।